पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में जो कुछ भी हो रहा है वो निश्चित तौर पर अमानवीय ही कहा जाएगा, जो पाकिस्तान पर कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शन में अब तक कई मासूम लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की भी इस पर अब प्रतिक्रिया आ गई है। भारत का अपना नजरिया है। तो पीओके में चल रहे प्रदर्शन के मायने क्या हैं और इस पर भारत का क्या स्टैंड है, आज समझेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ बिहार में भाजपा के चैलेंज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो क्या अब 80 पार हो पाएगी भाजपा, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर भाजपा कब तक साइलेंट मोड पर रहेगी। अब तो जनता भी कह रही है बीजेपी कुछ तो बोलो। इस चुप्पी की वजह भी आज समझेंगे। और इसके अलावा भाजपा गुजरात में आने वाले चुनाव के लिए अब एक्टिव हो चुकी है और इसी कड़ी में गुजरात में उसे अपना नया अध्यक्ष भी मिल गया है। जगदीश विश्वकर्मा के नाम पर ही आखिर मुहर क्यों लगी, आज एक नज़र इस पर भी खबर प्रधान शो में। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हो रहे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की, जिनमें अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। लोग सड़कों पर हैं, सेना गोलियां चला रही है, चारों तरफ बस अराजकता और अशांति। सबसे बड़ी बात यह है कि मामला अब संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंच चुका है। दरअसल 29 सितंबर को पीओके में हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे थे। स्थानीय लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग है कि बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायिक सुधार, यहाँ तक कि जो विशेषाधिकार हैं उनका भी यहाँ पर अंत हो चुका है। ज़रूरी बुनियादी चीज़ें इनको नहीं मिल रही हैं। लेकिन इन जायज़ मांगों के जवाब में पाकिस्तान की सेना ने गोलियां चलाई, बल का प्रयोग किया, वो भी आम जनता पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 12 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 50 से ज़्यादा लोग नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 172 पुलिसकर्मी भी झड़प में घायल हुए हैं। खबर तो ये है कि ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुका है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो रही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने पीओके में हो रहे अत्याचार का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया है। पार्टी के प्रवक्ता सरदार नासिर अजीज खान ने साफ कहा है कि पाकिस्तान को कश्मीरियों को मारने और उनकी ज़मीन और संसाधनों पर कब्जा करने और उन्हें ख़त्म करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। उन्होंने बताया कि कई लोग लापता हो चुके हैं, कई जेलों में बंद हैं, तो लगातार उन्हें प्रताड़ना भी मिल रही है। हालात दिन पे दिन गंभीर होते जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी पुलिस ने धावा बोल दिया था। यहाँ पत्रकारों के साथ मारपीट भी की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस प्रेस क्लब में पहुंच गई। पत्रकारों पर लाठीचार्ज हुआ, कैफेटेरिया तोड़ा गया, कैमरे तोड़ दिए गए, मोबाइल छीन लिए गए और लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अब सोचिए आप कि पाकिस्तान में अगर प्रेस क्लब सुरक्षित नहीं है तो वहाँ की आम जनता के साथ क्या होता होगा। ये भी बताया जा रहा है कि पीओके के अलग अलग इलाकों से जब लोग लॉन्ग मार्च पर निकल रहे थे, उनकी मंजिल है मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान सेना किसी भी कीमत पर उन्हें वहां पहुंचने से रोकना चाहती है, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, पीओके को पाकिस्तान से जोड़ने वाले रास्ते इस समय बंद कर दिए गए। व्यापार ठप हो गया, इंटरनेट और संचार सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं और पूरा इलाका एक तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारत का इसमें क्या रुख है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने पीओके में विरोध प्रदर्शनों और सेना की बर्बरता की खबरें देखी। ये पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और उनकी संसाधनों की लूट का ही नतीजा है। बात साफ है कि भारत ने इस मामले को एक बार फिर पाकिस्तान के अवैध कब्जे से जोड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान खींचा है। तो अब पीओके में विरोध सिर्फ बिजली, पानी या रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरतों को लेकर नहीं है। ये लड़ाई है आज़ादी की, इंसाफ की, न्याय की। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सेना अपनी ज़्यादतियाँ रोकेगी? क्या संयुक्त राष्ट्र वास्तव में यहाँ हस्तक्षेप करेगा? अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान कितनी ज़्यादा हैवानियत पर उतर आया है। एक तरफ वो कश्मीर को अपना कहता है, तो दूसरी तरफ मुट्ठी भर पीओके के लोगों की मांग पूरी नहीं कर पा रहा है, बल्कि उन पर जुल्म कर रहा है। और चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजनीति के उस बड़े मोड़ की, जहां भाजपा पहली बार प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर
पहुंची है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने की राह उसके लिए अब भी आसान नहीं है। 80 विधायकों वाली भाजपा को अगले चुनाव में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये बिहार के 45 साल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहाँ आज खड़ी है और 80 विधायक हैं उसके पास। सुनने में ये बड़ी उपलब्धि लगती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। अगर भाजपा 102 या 103 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो जीत का लक्ष्य पाने के लिए उसे 68% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट की ज़रूरत होगी। पिछली बार उसका स्ट्राइक रेट था 67.27%, जो अच्छा माना गया। लेकिन इस बार दांव और भी ज़्यादा बड़ा है और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। बताया तो ये जा रहा है कि भाजपा की सबसे बड़ी मुश्किल है भ्रष्टाचार के आरोप। प्रशांत किशोर ने भाजपा के दिग्गज नेताओं, यहाँ तक कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, इन सभी बड़े बड़े नेताओं पर, बड़े बड़े नाम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये वही नेता हैं जिन पर भाजपा अपना भविष्य टिका रही है, खासकर सम्राट चौधरी, जिन्हें पार्टी भविष्य का चेहरा मानती है। सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाएगी? अगर नेताओं को ऐसे आगे बढ़ाती है तो फिर पार्टी की छवि भी खराब होती है और जनता का विश्वास भी खत्म होता है। भ्रष्टाचार के साए में जो नेता हैं उन पर कैसे विश्वास करेगी जनता? भाजपा की असली चुनौती है बेदाग छवि वाले नेताओं की बेदाग छवि बनाना। अब जनता साफ सुथरी राजनीति चाहती है, लेकिन बिहार की जटिल राजनीति के आरोप में अक्सर ये आगे पीछे छूट जाते हैं। उदाहरण के तौर पर लालू यादव, चारा घोटाले का बड़ा आरोप उन पर लगा, सजा भी मिली, जेल भी गए। आज यादव समाज के वो सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन बैकफुट पर हैं। खैर, यही विडंबना है कि बिहार की राजनीति भी कुछ इसी तरह की है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। भाजपा उन्हें इसलिए प्रमोट करती है कि कुशवाहा और अति पिछड़ा वर्ग के उनको वोट मिले। ऐसे में अगर पार्टी उन पर कार्रवाई करती है तो जातीय समीकरण पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। भाजपा इस समय वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी को राहत ये है कि जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल, ये तीनों ही नेता विधान परिषद के सदस्य हैं। इसलिए चुनाव से पहले भाजपा शायद ही कोई सख्त कदम उठाए, कोई कड़ा रुख अपनाए। अभी यही रणनीति है कि नेता खुद आरोपों का जवाब दे। पार्टी चुप्पी साधे रखी है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या इससे भाजपा को नुकसान होगा या पार्टी की छवि पे दाग आएगा? अगर भ्रष्टाचार के आरोपों के ठोस सबूत सामने आ भी जाते हैं तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल तो आरोप लगे हैं, लेकिन आरोप अगर सिद्ध हो गए तो पार्टी क्या जवाब देगी? इतिहास गवाह है, चारा घोटाले के बाद लालू यादव जैसे बड़े शक्तिशाली नेता भी बैकफुट पर चले गए, कमज़ोर पड़ गए। आज उनकी छवि इतनी खराब है कि आरजेडी के लिए लालटेन लेकर भी ढूंढने से लोग नहीं मिल रहे। भाजपा के लिए ये आगे खाई है तो पीछे कुएं वाली स्थिति बन चुकी है। अगर कार्रवाई करे तो जातीय वोट बैंक नाराज हो जाता है, अगर कार्रवाई ना करे तो छवि खराब होती है, दाग लगता है और चुनावी नुकसान होना इससे बिल्कुल तय है। पिछले चुनाव में भाजपा ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 30 नए चेहरे थे। पार्टी को 74 सीटें मिली, यानी नए चेहरों पर दांव भी कामयाब रहा। अब देखना होगा कि बिहार में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी ज़रूर बनकर आई है, लेकिन अपनी इस दागदार छवि ना बने, जातीय राजनीति समीकरण सही बैठे और स्ट्राइक रेट, ये तीनों जो बड़ी चुनौतियां हैं उससे कैसे पार पाएगी और क्या एक्शन लेगी अपने नेताओं पर। और अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। जगदीश विश्वकर्मा, जिन्हें पांचाल भी कहा जाता है, उन्हें शुक्रवार को गुजरात भाजपा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। गुजरात भाजपा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक केवल जगदीश विश्वकर्मा का ही पर्चा दाखिल हुआ। ऐसे में उनका विरोध करने वाला कोई नहीं था और निर्विरोध वो चुने गए। इस चुनाव के लिए पर्यवेक्षक थे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। आपको याद दिला दें, गुजरात भाजपा इकाई में कुल 292 सदस्य हैं और यही सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस फैसले के राजनीतिक मायने की। आखिर जगदीश विश्वकर्मा के नाम पर ही मुहर क्यों लगी? तो जगदीश विश्वकर्मा ओबीसी वर्ग से आते हैं। इनकी नियुक्ति को आने वाले निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पार्टी का मकसद है कि ओबीसी और पाटीदार वोटों का एकजुट होना, उनका एकीकरण करना। राज्य में अगले साल ही नगर निकाय के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव भी होने हैं।
ऐसे में भाजपा ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है जगदीश विश्वकर्मा के नाम पर। तो इनसे पहले गुजरात भाजपा की कमान थी CR पाटिल के पास। पाटिल वर्तमान में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की और अब पार्टी प्रदेश स्तर पर नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, एक नहीं 3 चुनाव हैं। और चलिए अब जानते हैं जगदीश विश्वकर्मा के बारे में। विश्वकर्मा का सफर राजनीतिक साल 1998 में भाजपा के बूथ कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ। 3 बार निकोल विधानसभा से विधायक भी रहे, अहमदाबाद से नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अहमदाबाद नगर अध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने नगर पालिका चुनाव में जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी। लेकिन विश्वकर्मा के सामने अब बड़ी चुनौती ये है कि संगठन को मजबूत करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ओबीसी और पाटीदार समाज को एकजुट करना है और आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करना है। आपको बता दें, भाजपा ने गुजरात में नया प्रदेश अध्यक्ष चुनकर ये साफ संदेश दे दिया है कि वो जातीय समीकरण और संगठन दोनों पर एक साथ काम करना चाहती है। लेकिन अब क्या जगदीश विश्वकर्मा भाजपा को एक और ऐतिहासिक जीत दिला पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में अब क्या लगता है कि क्या भाजपा का ये दांव सफल होगा, कामयाब होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता सकते हैं। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।